हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम संग्राम देखिए, जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें हम उत्तराखंड के संदर्भ में लेना है। उत्तराखंड के संदर्भ में, और इसको हम लेकर चलेंगे 1857 से लेकर के 1947 तक। तो देखिए, सुविधा के लिए इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा होगा, ये 1857 से लेना है, यानी 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, और इसको हम 1912 तक लेकर चलेंगे। और जो दूसरा सेक्शन होगा वो 1912 से लेकर के 1947 तक लेकर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम उत्तराखंड में ये जो 1857 है, इसी ये जो क्रांति हुई थी उसी को टारगेट करते हैं। तो 1857 की जो क्रांति हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो अंग्रेज भारत के अंदर आए थे, इनका जो उद्देश्य था, वैसे तो आर्थिक शोषण था, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन्होंने भारत की जो सामाजिक सामाजिक आर्थिक आर्थिक राजनीतिक राजनीतिक धार्मिक धार्मिक जो हमारी नीतियां थी, उन सबको मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रभावित किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीयों में असंतोष फैला और 1857 का विद्रोह हुआ। देखिए, विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वो सैनिक कारण था। तो उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में ये विद्रोह प्रॉपर सफल नहीं हो पाया। उसके कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि अंग्रेज 1815 में उत्तराखंड में आए, अभी तक वो अपने पैर पसार ही रहे थे। दूसरा कारण ये है कि हम लोगों ने इससे पहले गोरखों का शासन देखा, और गोरखे बहुत ही अत्याचारी थे। तो गोरखों के शासन की अपेक्षा इनका शासन थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए लोगों की सहभागिता कम रही। इसके साथ साथ एक कारण ये है कि उस समय कुमायूं कमिश्नर मिस्टर रैमजे होता था, जो एक बहुत ही योग्य प्रशासक था। तो उसने पहाड़ का संपर्क मैदानी क्षेत्रों से काट दिया, एक कारण। दूसरा कारण ये था कि अगर लगता था कि किसी व्यक्ति से विद्रोह की संभावना है, तो कहा जाता है कि चांदमारी से धक्का दे देता था। इसके साथ साथ नैनीताल में जो फांसी गधेरा है, कहा जाता है कि उसमें भी फांसी दी जाती थी, आदि कई कारण थे। लेकिन जो उत्तराखंड का जो नैनीताल जिला है, नैनीताल जिला, इसका जो पड़ोसी जिला था, ये रुहेलखंड 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 यानी बरेली बरेली। और ये बरेली का एक नवाब होता था, जिसका नाम खान बहादुर खान था। खान बहादुर खान था, बहादुर खान। इसने बरेली में विद्रोह किया, और ये इस विद्रोह का प्रसार करना चाह रहा था, यानी बढ़ाना चाह रहा था, एक्सटेंड करना चाह रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब इसने बरेली में विद्रोह किया, तो पड़ोसी जिले जो नैनीताल हैं, उसकी लपटें वहां तक पहुंची, और इस खान बहादुर खान ने 3000 सैनिकों के साथ 3000 सैनिकों के साथ सैनिकों के साथ, जिसका नेतृत्व काले खां कर रहा था, काले खां, इसे नैनीताल पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। तो ध्यान रखना है, यहाँ किसने भेजा है? खान बहादुर खान ने। और सेनापति कौन था? काले खां। परिणाम स्वरूप इन्होंने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया, हल्द्वानी पर अधिकार कर दिया। ब्रिटिश सेना, यानी यदि हम अंग्रेजों की बात करते हैं, तो अंग्रेजों की जो सेना है, इसका नेतृत्व देखिए, दो ऑफिसर हैं। एक का नाम मैक्सवेल है, मैक्सवेल, और एक है लेफ्टिनेंट चैपमैन। चैपमैन कर रहे थे, लेकिन ये काले खां की सेना को रोक नहीं पाए, और हल्द्वानी पर जो आंदोलनकारी थे, उनका अधिकार हो गया। अब इसके बाद पुनः रैमजे ने दो अन्य सेनापति आंदोलनकारियों के विरुद्ध अपॉइंट किए, और उनमें एक का नाम मिस्टर रेड था, मिस्टर रीड, और एक का नाम ग्रिप्स था, ग्रिप्स ग्रिप्स। इन्होंने 1857 में काले खां की सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा, और उसे हम हल्द्वानी का युद्ध कहते हैं, हल्द्वानी का युद्ध। और इस युद्ध में जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी या जो आंदोलनकारी थे, इसमें 114 लोग मारे गए, और हल्द्वानी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लेकिन
जो बरेली का नवाब है खान बहादुर खान, वो विचलित नहीं हुआ और उसने फजल हक के नेतृत्व में फजल हक के नेतृत्व में एक अन्य सेना भेजी और उसने पुनः हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया। हल्द्वानी पर आंदोलनकारियों का पुनः अधिकार हो गया। लेकिन मिस्टर रैमजे जो यहाँ कुमायूं कमिश्नर होते थे, उसकी कूटनीति और कुशल प्रशासन के कारण ये जो आंदोलनकारियों का हल्द्वानी पर अधिकार था, ये स्थायी नहीं रह सका, स्थायी नहीं रहा। तो देखिए, ये विद्रोह यहाँ पर सफल नहीं हुआ, लेकिन इस समय की एक महत्वपूर्ण विशेषता या घटना, एक काली कुमायूं की घटना है, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, जो लखनऊ बेल्ट है वो अवध प्रांत में आती थी और अवध का एक नवाब होता था जिसका नाम वाजिद अली शाह था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए, अवध का नवाब वाजिद अली शाह, ये जो वाजिद अली शाह है, अली शाह, देखिए अवध को हम कामधेनु कहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया। यही कारण था कि इसकी जो पत्नी है बेगम हजरत महल, उसने 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किया था। तो इस वाजिद अली शाह ने एक थुआ मेहरा गांव है, थुआ मेहरा गांव का एक युवा था जिसका नाम कालू मेहरा था, कालू मेहरा। इसे विद्रोह के लिए, इसे 1857 का जो विद्रोह है, विद्रोह के लिए इसे कुछ प्रलोभन दिए, यानी 1857 का जो विद्रोह है उसमें भाग लेने के लिए तैयार कर दिया। तो जो कालू मेहरा है, कालू मेहरा, इसने अंग्रेजों से टक्कर ली और इसे सफलता भी मिली। लेकिन कालू मेहरा और इसके दो सहयोगी जिसमें आनंद सिंह, एक नाम आता है आनंद सिंह और एक नाम आता है बिशन सिंह, ध्यान रखना है नाम। इन तीनों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और ये जो आनंद सिंह है और बिशन सिंह, देखिए इनकी हत्या कर दी गई। और ये जो कालू मेहरा है, कालू मेहरा से कहा जाता है कि ब्रिटिश जो पुलिस या सरकार इतनी भयभीत कि लगातार इसकी जेल बदलती रही। देखिए, उत्तराखंड का पहला क्रांतिकारी है ये और जेल जाने वाला भी पहला व्यक्ति है। देखिए, सरकार कालू मेहरा से इतनी भयभीत थी कि 1937 तक कहा जाता है कि काली कुमायूं से किसी भी व्यक्ति को पुलिस में भर्ती नहीं किया। तो स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक था। तो यहाँ पर कौन कौन से सेनापति ने भाग लिया, खान बहादुर खान ने अपनी 2 बार सेना भेजी है, उसका नेतृत्व किसने किया, आदि। तो ये विद्रोह प्रॉपर क्यों सफल नहीं हुआ, एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा। एक तो पहाड़ का संपर्क रैमजे ने मैदानी क्षेत्रों से काट दिया और अगर कोई लगता था कि ये विद्रोह कर सकता है तो चांदमारी से धक्का दे देता था, या नैनीताल में जो फांसी का डेरा है नाम से जाना जाता है, उसमें फांसी दे देता था। इसके साथ साथ उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्होंने भी अंग्रेजों को शुरू में अपने हितैषी समझा था, लेकिन 1857 का जो विद्रोह है जब ये समाप्त हुआ तो 1858 में, मैंने आपको जो इंडियन हिस्ट्री चलेगी उसमें आप देखेंगे 1858 में एक भारत सरकार अधिनियम लाया गया और उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके और भारत का जो शासन था ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी को सौंप दिया गया। तो आज उत्तराखंड जो है 1857 में 1858 तक आते आते उत्तराखंड भी ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी है या महारानी है उसके अधीन आ गया। अब देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड के लोग हैं ब्रिटिश नीतियों का प्रॉपर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन
यहाँ पर अगर विदेशियों की बात करते हैं तो यहाँ गोरखे भी विदेशी थे, गोरखे भी विदेशी हैं और अंग्रेज भी विदेशी हैं। देखिए, इन दोनों का जो उद्देश्य है ये एक्सप्लोटेशन था, यानी शोषण था। दोनों का उद्देश्य शोषण था, गोरखों ने भी लूटा है और अंग्रेजों ने भी। लेकिन उद्देश्य तो एक था, लेकिन उनकी जो नीतियां थी, उनको जो अप्लाई करते थे, क्रियान्वयन करते थे, वो डिफरेंट थी। यानी उद्देश्य तो एक है, लक्ष्य तो एक है शोषण करना, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के जो तरीके थे वो भिन्न थे। लेकिन इन अंग्रेजों की विशेषता यह है, चूंकि अंग्रेज एजुकेटेड थे, तो अंग्रेजों ने भारत में कई काम किए, जैसे पाश्चात्य शिक्षा का विकास किया, पाश्चात्य शिक्षा का विकास किया, विकास। इसके साथ साथ परिवहन की व्यवस्था की, परिवहन की व्यवस्था की, सूचना डाक प्रणाली, डाक प्रणाली प्रणाली आदि की शुरुआत की थी। यह बात अलग है, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये कुछ रिफॉर्म्स यहां पर किए हों। लेकिन जब यहां पाश्चात्य शिक्षा आई, तो पाश्चात्य शिक्षा से क्या हुआ, उत्तराखंड के जो लोग हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, ये शिक्षा की प्राप्ति के लिए देश के अन्य हिस्सों में जाने लगे, अन्य हिस्सों में जाने लगे। अन्य हिस्सों में इसलिए जाने लगे क्योंकि परिवहन की व्यवस्था हो चुकी थी, ट्रांसपोर्ट, सड़कें और रेल। और यहाँ के जो लोग हैं, देश के अन्य हिस्सों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी, उनसे परिचित होने लगे, और जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्तराखंड के अंदर भी राष्ट्रवाद फैलने लगा, राष्ट्रवाद फैलने लगा। तो उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रवाद फैलने के क्या क्या कारण थे, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में लेकर चलूंगा। तो आज की क्लास छोटा सा टॉपिक था, यही कंप्लीट होती है। थैंक यू।